सभी साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हमने जीआईसी में कुछ क्वेश्चंस कराना है, तो मैंने और भी बैचेस को क्वेश्चंस हैं इसलिए जोड़ दिया है। गैसेस स्टेट जीआईसी में पढ़ाया था और उसी को पढ़ाने की वजह से मैंने सोचा कि जब जीआईसी वाले क्वेश्चंस करेंगे तो साथ ही साथ आप लोग भी क्वेश्चंस कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको सभी बैच से जोड़ा। बाकी अपनी क्लास जो है कंटिन्यू और भी रहेगी आगे। अभी मतलब जो और क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस सेट के, वो भी आपको मैं कराऊंगा, तो उसमें भी आप जुड़े रहेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ में क्वेश्चंस करिए और लगातार जुड़े रहिए। जी, ये एलटी ग्रेड के लिए भी बैच है, लेक्चर के लिए भी है। कुछ जो चैप्टर्स एलटी ग्रेड में वो पहले पढ़ाए जाएंगे और लेक्चरर वाले उनमें डिटेल में, यानी कि पूरे फुल प्रिपरेशन आपकी करा देंगे। आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। आपको सिलेबस दे दिया गया है, आपका फायदा ही है, नुकसान नहीं है। आपका बेनिफिट है, एलटी ग्रेड में आपको बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान आपका कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि एलटी ग्रेड में भी आपको बेस्ट प्रिपरेशन मिल जाएगी और साथ ही साथ जो है वो आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर मैं हल्के क्वेश्चन करा के आपको शांति दे दूं कि आप एलटी ग्रेड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, जैसा कि लोग यहाँ कर रहे हैं। तो आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की ज़रूरत है और आप सिलेबस एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए नीरज शर्मा जी, आप ही से बात कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द गैस इक्वेशन पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। जी बताइए। पहले का आंसर बोलिए सभी लोग। इन द गैस इक्वेशन पीबी इज इक्वल टू एनआरटी आपका दिया हुआ है, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी दिया हुआ है और इसमें आपको क्या करना है, ये बताना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है। एक्चुअल में गैस कांस्टेंट जो है मनु उपाध्याय, ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। देखो आपको बताएं, ये एक्चुअल में यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पहली बात तो ये है। और यूनिवर्सल कांस्टेंट होने का मतलब है ये मेजरमेंट माना जाता है। इट इज द मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है ये। इसका नेचर ऑफ गैस से कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मानी जाती है। ये एक्चुअल में आर की वैल्यू जो होती कांस्टेंट होती है और डिफरेंट यूनिट्स में होती है, ये भी जानिए आप। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल चलती है, जूल पर केल्विन पर मोल। इसी तरीके से आर इज इक्वल टू 0.0821, ठीक है, एटमॉस्फेयर पर लीटर, है ना, आपको पता है एटमॉस्फेयर पर लीटर पर केल्विन पर मोल भी चलती है। ऐसे ही करके आपकी अर्ग में भी चलती है, कैलोरी में भी चलती है। तो ये यूनिट की 1.9 कैलोरीज किलो कैलोरी में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो हैं वो इनकी वैल्यूज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ढंग से पढ़िए। ठीक, समझ में आया मनु आपको? बात आपको समझ में आई मनु उपाध्याय जी? 1.9 कैलोरी टू 2 कैलोरी बोला जाता है, किलो कैलोरी में बोल गया। ठीक है, चलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एन आइडियल गैस, चलिए व्हेन एन इसके आंसर पे केवल टिक कर देते हैं। व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, नो कूलिंग टेक्स प्लेस बिकॉज द मॉलिक्यूल। यानी कि अगर कोई भी आइडियल गैस में
अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन यानी बिना रोके इसको एक्सपेंड करने दिया जाए तो कूलिंग नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या महसूस नहीं कर पाते। सेकंड वाले में बताइए, अगर मान लो अट्रैक्शन आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होगा, ये बताओ। आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होगा? कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो अट्रैक्शन। जब कोई अट्रैक्शन होगा ही नहीं तो इसका मतलब एनर्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आपको एक चीज और होगी, मॉलिक्यूल को सेपरेट होने के लिए फोर्स भी बहुत ज्यादा नहीं लगना है, एनर्जी भी जरूरत नहीं है। तो मतलब है एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर। तो ए वाला ऑप्शन हम लोग जो है फॉलो करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मर्दन सिंह जी समझ में आ रहा है? मर्दन सिंह जी आप किस बैच में हैं बताएंगे आप? मर्दन सिंह जी आप बताएंगे किस बैच में हैं? एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर। चलिए आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया मर्दन सिंह जी? जूल, अरे हाँ कल हमने ये क्वेश्चन करवाया भी था, मुझे उम्मीद है। जूल थॉमसन मैंने ये करवाया था। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में भी। अच्छा ठीक है मर्दन सिंह जी, 1 मिनट का समय दीजिए, किसी का फोन जरा आ रहा है, मैं इससे हो सकता है बैच इनका ऑन ना हो रहा हो। 1 मिनट का समय दो आप। चलिए, जूल थॉमसन का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप मान के चलिए कि पीजीटी में ये क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है मर्दन सिंह जी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखा है ना आपने पीजीटी के एग्जामिनेशन में, एसएस यादव जी देखा है ना आंसर इसका? इस पर आप लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पर लिखिए, अगर आपके पास कहीं पर है तो नोट करिए। ये यूपी पीजीटी के 2021 में भी क्वेश्चन था, अलग ढंग से पूछा गया था, वो बात अलग है। तो आप याद कर लेना, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी जो है वो म्यू के बराबर होती है। ये क्वेश्चन 2021 में भी था, आपको याद होगा। पीजीटी में भी 2021 के अंदर था ये क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स। गैसें जो होती हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर जाती हैं। क्यों डेविएट कर जाती हैं आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्योंकि उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, कि हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। यानी कि अगर उनके बीच में, भाई हम दो चीजें देखते हैं, एक ए देखते हैं एक बी देखते हैं, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हम लोग वैंडर वॉल का डेविएशन देखें आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस इक्वेशन पर, तो एक्चुअल में वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है वो आपका बी वाला सही होगा, यानी कि यहाँ लिख देते हैं हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, चलिए। 4 का ए एंड सी भी हो सकता है। आर पॉली एटॉमिक नहीं। देखिए, गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल आर
पॉली एटॉमिक ये तो कंडीशन है ही नहीं। देखो पॉली एटॉमिक एक पर्टिकुलर कंडीशन नहीं, पॉली एटॉमिक में भी अट्रैक्शन होगा, तो मेन रीजन राजकुमार जी बी ही माना जाएगा। चाहे गैस पॉली एटॉमिक हो, चाहे मोनो एटॉमिक हो, चाहे डाई एटॉमिक हो, यहाँ पर बात है कि अगर वो गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जा रही है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिम्मेदार है। समझ रहे हैं ना सर जी? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये यूनिट मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया है, आप चेक करिए नीरज शर्मा जी, आप लाइव सेक्शन में जाकर के चेक करिए कि वहां पर मैंने पढ़ाया है। यूनिट मैंने आपका जीआईसी लेक्चरर वाले में ये पढ़ाई हुई है, बाकी अदर वाले में भी पढ़ाई है, लेकिन जीआईसी में अभी जल्दी पढ़ाई है। मंजीत बताओ मैंने पढ़ाई है ये यूनिट? हाँ ना का जवाब दो। द वेंडर वॉल इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, द वेंडर वॉल गैस इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, किसका करती है, आइडियल का या रियल का करती है? तो आपको पता होना चाहिए जयदीप जी, ये रियल गैस इक्वेशन का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 5 का ए नहीं होगा भाई, 5 का बी होगा सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 5 का बी होगा, शाबाश, रियल गैस ही इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और जीआईसी लेक्चरर के बेस पे साथ ही साथ यूपी पीजीटी को भी कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल ना बहुत हार्ड है ना बहुत इजी है, दिस इज द मीडियम लेवल, इसको हम लोग मीडियम लेवल में काउंट करते हैं, यानी कि इसको ना कठिन में ले जाएंगे ना सरल में ले जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने कई बार करवाए भी हैं। विच सेट ऑफ द कंडीशंस रिप्रेजेंट द, बताओ बेटा जल्दी से, विच सेट ऑफ द कंडीशंस रिप्रेजेंट द इजिएस्ट, ठीक है, इजियर जो है अगर आपका किसी गैस का है, इजियर वे टू लिक्विफाई द गैस, इजियर वे टू लिक्विफाई द गैस, पूरा लिख देते हैं, इजियर वे टू लिक्विफाई अ गैस, यानी कि किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। प्रभांशु मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से कि किसी भी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं, ना कि उसे भगोने में उबालते हैं। आपको याद होगा, मेरा उदाहरण भी याद होगा, मेरा एग्जाम्पल भी आपको याद होगा अच्छे ढंग से, ठीक है ना? समझ में आई बात? एन आइडियल गैस एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑन एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ गैस। सेवेंथ वाले का जवाब दीजिए आप। अगर मान लो कोई आइडियल गैस है और पीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है, लेकिन ध्यान दो ऑन एक्सपेंशन, अगर गैस एक्सपेंड करती है तो फिर इसका मतलब है क्या टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर कॉन्स्ट यहाँ पूरा कांस्टेंट कर दिया है। तो पीवी इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो मतलब क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये कौन सा लॉ है, लॉ बताइए पहले, कौन सा लॉ यहाँ पर लगेगा? आपको पता होना चाहिए, बॉयल्स लॉ लगता है, बॉयल्स लॉ लगेगा, और बॉयल्स लॉ में आपका ऑप्शन होगा टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बोला जाता है, तभी तो पीवी कांस्टेंट दिया है, इसीलिए हमने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी तो निकाला करते थे, याद है आपको, याद है आपको? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, और मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर जरूर मिलेंगे। बहुत ही नाइस, वेरी गुड, ठीक है। 8th क्वेश्चन पर चले आइए। विच गैस इज हाइड्रोलाइज्ड इन लंग्स टू फॉर्म HCl। अब ये बताओ कि HCl कौन सी गैस, अगर मान लो हम क्लोरीन गैस ले लें और क्लोरीन गैस की वाटर से रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर 2HCl बनेगा और नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी, नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी। एक तो ये मेथड हुआ, और एक हमारे पास में COCl2 है, एक ऑप्शन ये भी आपको दे रहा हूँ, COCl2 है, इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, H2O कर दें, और साथ में हम लोग जो है CO2 गैस बना दें, और यहाँ पर 2HCl बना दें। तो इन दोनों में से आपको ऑप्शन क्या लग रहा है, विच गैस इज हाइड्रोलाइज्ड इन द लंग्स टू फॉर्म HCl। तो यहाँ भी HCl बन रहा है और यहाँ भी HCl बन रहा है, लेकिन इसे सूंघने के बाद तो आदमी मर जाएगा,
क्लोरीन गैस दम घोटने वाली होती है, लेकिन अगर हम लोग ये CO2 गैस ज़्यादा जनरेट कर दें, HCl यहाँ पर बन जाता है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन भी जनरेट हो रही है, तो ये इसको मेंटेन कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पर डी जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉस्जीन गैस, वेरी नाइस। इसका आंसर भी राहुल कुमार विश्वकर्मा जी ने बताया कि इस गैस को हम लोग फॉस्जीन बोलते हैं। अब इसका जरा वो नाम बता दो, फॉस्जीन गैस का नाम जो है फॉस्जीन है, फॉस्जीन गैस का नाम आप हमें बता दीजिए, केमिकल नेम इसका क्या है, केमिकल नेम इसका क्या है, केमिकल नेम, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया, केमिकल नेम क्या है, कोई लोग बताइए। आराम से कर रहे हैं ना क्वेश्चन, इसलिए हम बड़ा सुकून में चल रहे हैं। जरा आप फटाफट इसका आंसर दीजिए, तो हम मॉडल पेपर भी आपको कराएंगे। कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इसका केमिकल नेम जो है वो कार्बोनाइल, कार्बोनाइल क्लोराइड है, कार्बोनाइल क्लोराइड है, ठीक है ना जी। कैल्शियम नहीं बेटा नीरज, कार्बोनाइल है, CO है, कार्बोनाइल क्लोराइड है, कैल्शियम इसमें कहाँ दिख गया आपको। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। एवोगैड्रोज लॉ फाइंड्स एप्लीकेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, दिलीप पांडे जी, जी, एवोगैड्रोज लॉ फाइंड्स एप्लीकेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, एवोगैड्रो लॉ नंबर के बारे में तो बताता है, लेकिन मतलब गैस के नंबर में एटम कितने होंगे ये भी बताएगा, मॉलिकुलर वेट भी बता देगा, मॉलिकुलर फार्मूला सर्टेन ये भी बता देगा, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव को बताएगा, ऑल ऑफ द अबव को। वेरी गुड, शाबाश शिशुपेंद्र जी, वेरी गुड, नाइस नीरज, बहुत सुंदर। चलिए ऐसे सीखते रहिए, चलते रहेंगे, सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन का जवाब हमें देना, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉ द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज गिवन बाई, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन बाई, 10th का जवाब दीजिए, 10th का जवाब दें। अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉज द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज गिवन बाई, बोलिए। देखो, यानी कि PV इज इक्वल टू होता है nRT, N इज इक्वल टू हो गया, N इज द मोलर वॉल्यूम, यहाँ यानी कि यहाँ पर हम NV ले लेते हैं, N की वैल्यू 1 रख दें, V इज इक्वल टू ले लेंगे आपका RT अपॉन P, RT अपॉन P, यानी कि 10th का जो जवाब आएगा वो आपका आएगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन। मंजीत ये क्वेश्चन कैसा लगा ये बताओ, मंजीत ये क्वेश्चन कैसा लगा, बताइए मंजीत, क्वेश्चन आपको ये वाला कैसा लगा। ठीक है राजकुमार जी, कुछ क्लास हमारी समझ में आ रही है। चलिए शाबाश, जगमोहन जी भी आ गए हैं। 11th वाले का जवाब दीजिए, 11th वाले का, 11th वाले का जवाब दीजिए, सी। ये क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन जो है कई बार आया है कंपटीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके का आपने याद करा होगा, नीट में भी क्वेश्चन आया था, याद करिए। ये क्वेश्चन इसी तरीके का, गेलुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम इज डेराइव्ड फ्रॉम, नीट में भी इस तरीके का क्वेश्चन एक आया था जो मुझे अच्छे से याद है। 11th का जवाब देंगे आप लोग, 11th का। एक्चुअल में जो गेलुसेक लॉ है ये एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट्स हैं उन पर है।
चलिए कोई बात नहीं नीरज जी, आपका पहला क्लास है, आप परेशान ना होइएगा। आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि आप पहले पुरानी रिकॉर्डिंग्स को देखिएगा। जो रिकॉर्डिंग आपकी छूट गई हैं उन रिकॉर्डिंग्स को देखिए पहले, और जब उनको देख लीजिए ना तो उसके बाद आप थोड़ा सा परेशान हो, ठीक है। उनको देखिए, फिर परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर निर्भर करता है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, भूमि ईमानदारी से बताना, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। और आप ईमानदारी से बताइए कि DSSB का जब आपने पेपर दिया होगा तो आपको क्वेश्चंस अच्छे मिले होंगे। सिलेक्शन की तो बात की बात है, वो तो मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन मतलब आपका पेपर जरूर बता सकता हूं कि आपने कॉन्फिडेंस प्रतीत हुआ होगा। आपने इतना पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस प्रतीत आपको जरूर हुआ होगा। बाकी मेरिट में कहाँ पर आप आएंगे ये तो रिजल्ट ही आपका बताएगा। हाँ, और दूसरी चीज़ आपको और बताएं, अभी पिछला वाला बिहार का जो थोड़ा सा रिजल्ट पेंडिंग था, एक लोगों का पेंडिंग इन द सेंस उन्होंने मुझे बताया नहीं। लता जी पढ़ती हैं बिहार से एक, तो उनका भी झारखंड से है, हालांकि वो बिलोंग करती हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन जो है वो बिहार में हो गया है। तो अब हमारे स्टूडेंट की गिनती में एक गिनती और एक और बढ़ गई है। झारखंड से लता जी की सिलेक्शन भी आज फ़ोन आया था उनका मेरे पास कि सर मैंने झारखंड में हुआ था, ज्वाइन नहीं किया था, रूरल एरिया बहुत ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन बीपीएससी में मैंने ज्वाइन कर लिया है और अब आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर शिक्षक हूँ और पीजीटी लेक्चरर ग्रेड में, और साथ ही साथ सैलरी भी मिलने लगी है। तो मैंने कहा आपको बहुत बहुत बधाई हो, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो ऐसी तरीके से आप लोग भी सैलरी पाइए गवर्नमेंट ट्रेजरी से, अच्छा लगता है मुझे, लोगों को सिलेक्शन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग 12th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बीपीएससी का क्वेश्चन लेवल तो यही रहता है, प्रैक्टिस का कोई जरूरत ही, यही चल ही रही है आभा जी, यही प्रैक्टिस बीपीएससी में भी आती है ना, बीपीएससी में भी आती है। और मर्दन सिंह जी आपको बताने की कोशिश करूंगा, जयदीप आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा, अब तक हम लोग 252 के बाद 253वीं गिनती आज मैंने पार कर दी। 253 सिलेक्शंस इन पीजीटी ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन फ्रॉम 2020 21 से, और 2020 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। आज मुझे 5 साल यहाँ पर हुए हैं, और 5 साल में इतने सिलेक्शन देना ये अपने में एक, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने आपके साथ जुड़ा हूँ, आपने सिलेक्शन लिए हैं, ये मुझे अच्छा लगा है। 12th वाले का जवाब आप दे रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। तो 12th वाले पर चले आइए। 12th बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन इज ए टेक्निक टू यूज द प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर होता है, यहाँ टेम्परेचर घटाया जाता है। बिल्कुल अजय, बिल्कुल नाइस, बहुत सुंदर, ये अच्छा क्वेश्चन है अजय, इसको नोट करिए आप लोग, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 45 जगमोहन जी, 45 which gas when passed through dilute blood will import the cherry red color to the solution। ये कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें, बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे। एडियाबेटिक, देखो एडियाबेटिक का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने हीट का कोई चेंज नहीं किया, एडियाबेटिक का मतलब है डी मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पर हम क्या करें, हीट को न चेंज होते हुए भी हम उसके चारों तरफ वो एटमॉस्फेयर पैदा कर दें जो टेम्परेचर को परिवर्तित कर दे बाई इंडक्शन, देन इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, यानी जो एडियाबेटिक है, टेम्परेचर कहीं पर डिफरेंस है तो उसको हम मेंटेन करके टेम्परेचर गिरा देते हैं। एक 13 वाले क्वेश्चन में जल्दीबाजी ना करिए राजकुमार जी। विच गैस व्हेन पास थ्रू द डाइल्यूट ब्लड विल इम्पार्ट चेरी कलर। तो आपको पता होना चेरी कलर कौन इम्पार्ट करता है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इम्पार्ट करती है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसी में ब्लड गाढ़ा हो जाता है, चेरी कलर कर देता है। तो उसके बाद आइए, द टेम्परेचर एट विच द सेकेंड, है ना, वीरियल कोफिशिएंट ऑफ द रियल गैस इज 0 इज कॉल्ड। बताओ, अगर मान लीजिए आपने विरियल इक्वेशन अगर आपने देखी है, तो विरियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आप पीवी इज इक्वल टू आरटी, देखो जहां पर अगर आप देखो
तो आर टी को कांस्टेंट यानी बी, अगर आप चाहो तो ए भी कर सकते हो, पी बी इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ मोल्स बदलते हैं, पी बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं ए प्लस बी अपॉन वी कर लेते हैं और प्लस एंड सो ऑन, नंबर ऑफ मोल्स यानी कांस्टेंट वैल्यू बदलती चली जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बॉइल्ड टेम्परेचर पर चलता है और बॉइल्ड टेम्परेचर आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो रियल गैस की वैल्यू जीरो तभी हो पाएगी जब हम इस बी की वैल्यू जीरो कर दें। अगर बी की वैल्यू जीरो करी तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वो आर टी के बराबर हो जाएगा, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा, तो मीनिंग हो जाएगा बॉइल्ड टेम्परेचर। इस तरीके से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए अपॉन आर बी भी लिख सकते हो, जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, तरीका दोनों सेम है, सेम मेथड है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए। ये क्वेश्चन बहुत आया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भूमि, इसको लगाओ। इन द वैंडर वॉल इक्वेशन द कांस्टेंट ए एंड बी विद टेम्परेचर शोज विच ट्रेंड बताइए 15 का। इन वैंडर वॉल इक्वेशन द कांस्टेंट ए एंड बी विद टेम्परेचर शोज, दोनों सेम रहते हैं। बीपीएससी में सिलेक्शन अगर आपने अब तक भरा होता, पहले मैं आपको जगमोहन जी ये बता दूं कि बीपीएससी वही लोग दे पाएंगे जो बिहार एस्टेट दिए होंगे, बिहार एस्टेट क्वालिफाई होंगे, वही लोग बीपीएससी दे पाएंगे, एक बात जान लीजिए। दूसरी बात, अब कंडीशन लग गई इस साल से, इसी साल से कंडीशन लगा दी है, इसलिए थोड़ा टफ हो गया है। इस साल से यूपी वाले यानी अदर स्टेट कंडीशन लग चुकी है, अदर स्टेट का कोटा बना दिया गया है। अब इस साल से अदर स्टेट का आपका कोटा बना दिया गया है, इसीलिए अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी में आएंगे, वो भी शायद 5 से 10% का वेरिएशन दिया है, बस ज़्यादा नहीं, इसलिए फाइटिंग बढ़ गई है। तो अब बहुत बड़ा फायदा नहीं, लेकिन इससे पहले वाले ईयर में बहुत बड़ा फायदा था। चलिए 15 का ऑप्शन आपने दिया है ममता सोनकर जी, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वैंडर वॉल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट ए बी जो है टेम्परेचर के साथ में, ठीक है, सेम रहते हैं, उनके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो सॉरी टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाते हैं। कारण बता देता हूं, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, एक तो ये होता है, और यहाँ V माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी, ये सब टेम्परेचर पर ही डिपेंड, अगर ये चलेगा तब भी टेम्परेचर बदलेगा, ये चेंज होगा तब भी टेम्परेचर बदलेगा, तो दोनों वेरी करते हैं, बोथ वेरी विद टेम्परेचर, बोथ वेरी विद टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन में आएंगे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही आ जाएगा। ठीक है मर्दन सिंह जी, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन हमारा जी। 16वें क्वेश्चन पर चले आइए। Gay-Lussac law of combining volume is applicable for those gases which on mixing 16 वाले पर आप अगर आप बात करते हैं तो ये हमेशा गैस जो होनी चाहिए, Gay-Lussac law of combining volume, जैसे H2 प्लस Cl2 ले लेते हैं तो इस पर लॉ अप्लाई करके समझाया भी जाता है, तो इसका मतलब है इसमें दोनों रिएक्शन ही तो कर रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ दे रिएक्ट विद ईच अदर, गेलुसैक लॉ की बात हो रही है। तो अगर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर पे है तो गेलुसैक लॉ कहता भी यही है कि मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्ट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन, ये पढ़ा होगा आपने 11th क्लास की किताब में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। और नो रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपका डाल्टन्स लॉ है। नो रिएक्शन, डोंट रिएक्ट अगर आएगा तो ये डाल्टन्स लॉ आएगा। कौन सा लॉ आएगा? डाल्टन्स लॉ आएगा। समझ गए बात नहीं? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, उम्मीद से परे क्वेश्चन था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। 17वां क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है। द ल्यूकीफैक्शन बिहेवियर ऑफ टेम्परेरी gases like carbon dioxide approaches that permanent gases like N2O2 etc. as we go। ठीक है, बताइए 17वें क्वेश्चन का जवाब। अगर CO2 को हम ल्यूकीफाई करें तो हम मानते हैं कि CO2 बहुत अच्छे से ल्यूकीफाई
अगर CO2 लिक्विफाई नहीं हो सकती तो किस टेम्परेचर के, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद ये लिक्विफाई नहीं हो सकती। यानी कि अगर बात की जाए द लिक्विफेक्शन बिहेवियर ऑफ टेम्परेरी गैसेज जैसे CO2 का है, तो अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, above critical temperature the gas cannot be liquefied by applying the high pressure। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी आएगा मर्दन जी, समझ रहे हैं। सुप्रिया प्रजापति, सभी लोगों को क्लास हमारी इस समय क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। अभी मैं मॉडल पेपर भी कराऊंगा, सभी लोग रहिएगा, जाइएगा नहीं। अब एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपको लगातार जितनी सुविधाएं दे रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका भी हो। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो झारखंड में थे उनका सिलेक्शन हुआ, बिहार में थे उनका सिलेक्शन हुआ, GIC में भी मेरे सिलेक्शन है, ऐसा नहीं कोई भी एक स्टेप नहीं जहां मेरा सिलेक्शन ना हो। तो अब मैं चाहता हूं 2022 का जो पेपर है, जो आपने भरा है, जो आपने 2022 का पेपर भरा है, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए बात करता हूं आपकी इस क्वेश्चन की। सर ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन कह रहा है अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, आपने पढ़ा था क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद हम कितना भी प्रेशर लगा दें वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती है। N2O2 यानी दिखा रहा है लिक्विफेक्शन बिहेवियर ऑफ टेम्परेरी गैसेज, ये सब CO2 ये सब टेम्परेरी गैसेज होती है, परमानेंटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं रहती है, ठीक है ना। अप्रोचेस दैट ऑफ परमानेंट गैसेज लाइक N2O2 एटसेट्रा। तो अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाएंगे तो N2O2 परमानेंट जो है वो गैसेज लिक्विफाई हो जाती, जबकि CO2 टेम्परेरी ही होती है। अब आप एक देखिए CO2 टेम्परेरी क्यों होती है। आप क्या काम करिए, इस गैस को एक सीसी में भर के, यानी कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है इसमें ढक्कन खोलिए तो ये गैस अब में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल जाती है। ये अंडर हाई प्रेशर ही लिक्विड में रहती है, अदरवाइज ये लिक्विड में नहीं रह पाएगी, ये गैसेस फॉर्म में रहेगी। जबकि N2O2 जो होती है वो डिजोल्व होकर के लिक्विड फॉर्म में भी देखी जाती है। अठारहवें क्वेश्चन पर चले आइए। कंसीडर एन आइडियल गैस कंटेन्ड इन ए वेसल, consider an ideal gas contained in a vessel if the intermolecular interactions suddenly begin to act, which of the following will happen। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ लेते हो तो बहुत बड़ी बात होगी। कंसीडर एन आइडियल गैस कंटेन इन ए वेसल, कोई भी वेसल में आइडियल गैस है, अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब अचानक उस पर जो है स्टार्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, हो ये जाएगा कि प्रेशर डाउन हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर इसलिए डाउन हो जाएगा कि भाई मॉलिक्यूल के अंदर पास आ जाएंगे, वैसे ही प्रेशर नहीं अप्लाई कर पाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। जो मॉलिक्यूल टकरा रहे थे, ठीक है, जो मॉलिक्यूल टकरा रहे थे वो अब टकराना बंद कर देंगे, यानी अट्रैक्शन अगर पैदा हो गया तो किनारे पे आ जाएंगे ना, वो जो टकरा रहे थे वो जो दूर थे वो पास आ जाएंगे, अट्रैक्शन वो पास आ गए, अब वो कंटेनर की वॉल से टकराएंगे नहीं। जब कंटेनर की वॉल से नहीं टकराएंगे तो इसका मतलब है वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दिस इज द रीजन। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। चलिए, विच इज वैलिड एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पे कौन सी चीज वैलिड है जी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट और GIC लिख लीजिए। PGT एग्जाम चाहे कोई सा हो, जो मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। 19 वाले की अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं कहूं तो केल्विन में अगर हम लोग देखें 19 वाले क्वेश्चन को देखिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, विच इज वैलिड एट एब्सोल्यूट जीरो, kinetic energy of a molecule becomes zero and the molecular motion also becomes zero। kinetic energy of gas becomes zero but molecular motion नहीं, molecular motion भी जीरो हो जाता है भूमि, इसमें मोशन भी जीरो हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो फिर बेटा मोशन भी तो जीरो ही हो जाएगा, मूवमेंट भी तो जीरो हो जाएगा। तो आंसर एब्सोल्यूट जीरो पर मॉलिक्यूलर मोशन सीज नहीं होगा क्या सर? और मैं भी तो वही बोल रहा हूं मेरे लाल,
प्रभांशु मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ बेटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स जीरो एंड द मॉलिक्यूलर मोशन आल्सो बिकम्स जीरो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा सुन लिया करो, सुन लिया करो प्रभांशु, तब आप जवाब दो। अगर मैं कहीं पर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो उस समय आप टोकिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन पूरा सुनने के बाद टोकिए, मैं आपकी बात का जवाब अवश्य दूंगा। अनुज सर को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है, ध्यान दीजिए, बहुत कूल माइंड से पढ़ाते हैं। अगर आप एक बार को कुछ कह भी दोगे ना तो यहाँ सब आदत में है, कोई टेंशन नहीं। मुझसे आज की डेट में 26,000 स्टूडेंट पढ़ता है, 26,000 स्टूडेंट पढ़ता है, और 26,000 स्टूडेंट में बहुत हर तरीके के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए वहाँ टेंशन लेना मैंने सब ये बंद कर दिया। इफ फॉर टू गैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स MA, MB, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। दो गैसेस हैं, मॉलिकुलर वेट MA, MB एट टेम्परेचर TA, TB, ये सब दिया हुआ, देन प्रॉपर्टी हैज सेम मैग्नीट्यूड फॉर द बोथ द गैसेस। कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी? चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपसे, थोड़ा समझा देता हूँ इसे, 20 वाले को समझाता हूँ। अगर मान लो आपको TA, MA इज इक्वल टू TB, MB दिया हुआ, समझ लो पहले प्रीति, जल्दीबाजी नहीं, तो इसका मतलब TA अपॉन, अब इसके नीचे आ जाएगा TB या MA लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो आप चाहो तो TA अगर यहाँ पर लाना चाहो तो TA अपॉन TB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका MB अपॉन MA हो जाएगा, यही होगा ना। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को देखते हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को देखते हो, तो आपको पता होना चाहिए 3RT अपॉन M हो जाता है। तो TA है, इसके रिस्पेक्ट में आपने क्या लिया, MB भी ला सकते, तो यानी कि TB अपॉन MB ला सकते हो, इज इक्वल टू TA अपॉन, सॉरी M ऊपर आ जाएगा, MB नीचे आ गया, यहाँ ऊपर TB आएगा, नीचे ये यहाँ रह जाएगा आपका T। थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, फार्मूला चेंज कर लें, दूसरे फॉर्म में लिख लें। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पर TA अपॉन में लाओगे MB, ठीक है, यहाँ पर आपका TB अपॉन MA आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फार्मूला 3 अंडर रूट में आएगा 3RT अपॉन M, जो काइनेटिक यानी कि काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है, और वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या निकल के आएगा, T अपॉन M का रिलेशन कहाँ दिखाई दे रहा है, वो केवल हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, T अपॉन M का है, RMS मास से चेंज हो जाएगा, बिल्कुल वही मैं भी बोल रहा हूँ, मास से यही बदल जाएगा। तो इफ बोथ द गैसेज ऑफ मॉलिकुलर वेट MA एंड MB एट टेम्परेचर, ये विच अ प्रॉपर्टी हैज सेम मैग्नीट्यूड फॉर बोथ द गैसेज, दोनों गैसेज के लिए सेम प्रॉपर्टी कौन सी, तो फिर डी ही आएगा ना ऑप्शन। डेंसिटी तो बदल जाएगी ना, डेंसिटी तो रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती है, ये चेंज ही नहीं होगा, सेम ही रहेगी प्रॉपर्टी, है ना। कॉपर सल्फेट एक्वस एब्जॉर्ब, कॉपर सल्फेट जो है सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, क्योंकि सभी गैसेस से रिएक्शन कर लेगा। यहाँ रीजन जान लो, बिकॉज इट रिएक्ट विद ऑल गैसेस, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद ऑल गैसेस, ये सभी गैसेस से यहाँ पर रिएक्शन कर जाएगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके बना लेगा, अमोनियम सल्फेट बना लेगा, ठीक है, H2S के साथ कॉपर सल्फाइड बना लेगा, फॉस्फाइड बना लेगा यहाँ पर, तो इस तरीके से कंपाउंड हमारे बन जाएंगे, ठीक है, कॉपर फॉस्फाइड बना देगा। तो ये कंपाउंड बनने के कारण जो है वो यहाँ पर रिएक्शन ऑल आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है पीजीटी में। ममता सोनकर जी बताइए, बहुत बार मैंने पीजीटी में देखा है क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर सुपर क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी बताइए।
22 वाले का जवाब दीजिए सब लोग। ठीक है, 22 वाले का आपने जवाब जो है वो हमें डी दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 22 का डी बिल्कुल सही। देखो अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार इसका डी आया क्यों, ये बात भी जरूरी है। चलो यही देखना जरूरी है। 22 का आप जानते हैं कि हम लोग लिखते हैं अगर हम लोग लिखें पी वी इज इक्वल टू, हालांकि इसकी जरूरत नहीं, 1/3 एम एन वी स्क्वायर भी लिखते हैं और सी स्क्वायर भी लिखते हैं। अब यहाँ पर c इज इक्वल टू हो जाता है, आप चेक करिए, c इज इक्वल टू हो जाता है 3 PV अपॉन, ऊपर ले आइए, c इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर ले आइए, 3 PV हो जाएगा और 3 PV अपॉन में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, और n की वैल्यू आप 1 मान लीजिए तो ऑटोमेटिकली यही आ जाएगा, और यही फार्मूला बन सकता है आपका रूट में 3RT/m भी बन सकता है। तो यही सेम फार्मूला है, तो इसका मतलब 3RT/m भी हो गया, 3PV/m भी हो गया और 3P/d भी हो गया, क्योंकि आप इसको भी बोल सकते हो कि डेंसिटी पर भी डिपेंडेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑल आर द करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए जगमोहन जी। और क्या हालचाल है जगमोहन, सही है मामला सब? चलिए 23वां क्वेश्चन बताइए। 23वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन बताइए जगमोहन जी। बताइए साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 23rd। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ये करस्पॉन्डिंग स्टेट्स की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स या लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, पढ़ाया था मैंने, याद करो सब लोग। जो हमारे जीआईसी लेक्चरर के बैच में थे वो लोग याद करें कि मैंने ये पढ़ाया था या नहीं था। जीआईसी लेक्चरर के जो बैच में थे वो पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? दिस इज द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, ये भी सही है। स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ रेड्यू, ये भी लॉ ही है, ये भी हो गया। प्रोवाइड्स बेटर रिजल्ट एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू लिक्विड्स, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहा है वो हमारा डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सब अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट करो कि ये एग्जाम में आ सकता है, जीआईसी के एग्जामिनेशन में संभव है ये क्वेश्चन। राजकुमार, प्रतिष्ठा रानी, हाँ ये रिटन मेन में भी आया था जीआईसी में, यस। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ a gas is less than unity। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब, मजा आ गया बिल्कुल क्वेश्चन। द कंप्रेसिबिलिटी यानी कि Z इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता हो, PV वॉल्यूम 22.4 लीटर अपॉन RT ले लें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम यूनिट 1 ले लेते हैं तो आइडियल गैस के लिए वैल्यू 0 चली जाती है, आइडियल गैस के लिए वैल्यू 0 चली जाती है। लेकिन अगर ये वैल्यू Z की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है, लेस देन 1 तो ये गैस रियल हो जाती है, अगर ये मोर देन 1 हो जाती है तो ये, इसका मतलब हुआ कि गैस 22.4 लीटर से ज़्यादा चली जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर लेस देन 1 बी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन दैट यूनिटी, तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर से कम ही आ जाएगा ना, बिल्कुल सोनू कुमार वाजपेयी सही है। 25 का जवाब, कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस वाज गिवन बाय, ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, आपने वो भी पढ़ा होगा, ग्राफ भी पढ़ा होगा, एंड्रयूज ग्राफ, एंड्रयूज पढ़ा था नहीं जी, इस साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना पड़ेगा।
सुप्रिया जी बताइए, which pair of the gaseous species diffuse through a small jet with the same rate of diffusion at same pressure and temperature? जी बताएं, which pair of the gaseous species diffuse through a small jet with the same rate of diffusion at same pressure and temperature? Which pair of the gaseous species diffuse through a small jet with, ऐसा क्यों है? वाई, रीजन बताइए, वाई? मॉलिकुलर वेट जिनका सेम होगा, वेरी गुड। एनओ का 7 + 8, वो सॉरी 14 + 16, मॉलिकुलर वेट की बात हो रही है, 14 + 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 + 16 30 हो गया, और C2H6 में आपका आ गया 12 दूनी 24 + 6 = 30। दोनों का मॉलिकुलर वेट ये है, सेम है, बिल्कुल। डिफ्यूजन रेट सेम होगा जबकि उनका मॉलिकुलर वेट सेम होगा, उससे पहले नहीं होगा। सुपर से भी ऊपर। ठीक है, 27 28 30 तक कराएंगे क्वेश्चन इसमें। जी बताइए, विच गैस में बी कलेक्टेड ओवर वाटर? पानी के ऊपर जो आसानी से, मतलब पानी में जो रिएक्शन न करे भाई, HCl करेगी, अमोनिया करेगी, नाइट्रोजन नहीं करेगी, तो बी ऑप्शन जाएगा, जो पानी से रिएक्शन ना करे। अच्छा क्वेश्चन है ये, आ सकता है, संभावित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन गिव्स बेटर रिजल्ट एट, तो अगर रिजल्ट आपको देखना है तो लो प्रेशर पर देखिएगा, तो आपको बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, यहां पर सी ऑप्शन आएगा, 28 में सी ऑप्शन आता है। 29 और 30 ये आपके लिए क्वेश्चन है आज के। जी बताइए, 29 और 30 क्वेश्चन बताइए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। जी, GIC वाले लोग इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, इसकी PDF आपको दे दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी। जी, a closed vessel remains equal number of nitrogen and oxygen molecule, and at a pressure P millimeter nitrogen is removed from the system, then pressure will be, बताइए। 29 वाला जवाब अगर आपने दिया तो हम समझेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये बताओ, क्लोज वेसल में इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिए हैं, यानी कि N2 एंड O2 जो है, नंबर कैसा है, N इसका भी 1 है, मान लेते हैं N इसका भी 1 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मॉलिकुलर मास को भी देखना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि अगर हम लोग देखें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएंगे। तो 29 वाले में अगर आप नोट डाउन कर पा रहे हैं तो फिर क्या चीज़ है बताइए? सी आएगा। कैसे आएगा? आधा रह जाएगा ना, बिल्कुल सही है। यानी कि ये x मान लो, ये भी x मान लो, तो ये आपका 2x हो गया। तो प्रेशर कितना होगा? ये आपका प्रेशर ऑटोमेटिकली हो जाएगा 2x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा P/2, यानी कि यहाँ पर आंसर हमारा सी आ जाता है। जी मनु, सही है। n मान लो तो n इज इक्वल टू P/2 हो जाएगा। 30 वाले का जवाब दीजिएगा। अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस हैविंग पार्शियल प्रेशर P1 एंड P2 हैज टोटल प्रेशर P, देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, बताइए। थर्टी बताइए।
ए, ठीक है, यही होगा। डाल्टन्स लॉ में क्या होता है, टोटल प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है नम पी ए, पी बी, पी सी, और वो यहाँ पर आपको दिया है P1 P2, एक ही बात है। अब आप मुझे बताइए, इसी पीडीएफ को आज कंटिन्यू कर दें, थोड़े और क्वेश्चन करा दें गैसेस के, अच्छा रहेगा अगर आप चाहें, नहीं तो फिर क्लास रोक करके नेक्स्ट क्लास, मतलब इसके और क्वेश्चन करा देते हैं और मॉडल पेपर कल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अच्छे हैं इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि और करा देता हूँ इसके क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 50-50 तक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो मॉडल पेपर कल हो जाएगा, ठीक है ना। और कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, इसमें जीआईसी वाले में। चलो 31 वाले क्वेश्चन पर चल लेते हैं, 31 वाले पर चलते हैं। इफ सैचुरेटेड वेपर्स आर कंप्रेस्ड स्लोली, if saturated pressures vapors are compressed slowly, temperature remaining constant to half the initial volume, वॉल्यूम को आधा कर दें तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन घुमाया गया है। किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो इसका मतलब है सैचुरेटेड वेपर्स आर कंप्रेस्ड स्लोली, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टू हाफ ऑफ इट इनिशियल वॉल्यूम, द वेपर प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डबल नहीं होगा। प्रभांशु, दो गुना कैसे हो जाएगा वेपर प्रेशर, बताइए। अगर सैचुरेटेड वेपर्स हैं, जो सैचुरेटेड हैं, अब और तो बनेंगे ही नहीं। देखिए सैचुरेटेड वेपर्स है ना, अगर सैचुरेटेड है तो और तो बनेंगे ही नहीं, और ऊपर से कह रहा है कि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया है, वॉल्यूम घटा दें तो वेपर प्रेशर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात, नहीं टेक्निकली चीज को समझिए आप। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अब ये तो सभी जानते हैं चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ तो सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। जी, सूरज सही है, सूरज मोदक सही है। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है और सीओ का 3 होता है। जी, तो 32 वाले का आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, 32 वाले का आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। ए होगा कि V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, सही है बिल्कुल। dV अपॉन dt कांस्टेंट हो जाता है, सही, बिल्कुल सही है। कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट हो गया, ये आपका कांस्टेंट के मान लेते हैं। A vessel has two equal compartment A and B containing H2 and O2 respectively, each at 1 atmospheric pressure. If the wall starting from compartment is removed, the pressure, बताइए। जी, अगर वेसल से दो इक्वल कंपोनेंट हैं, इफ अ वेसल हैज टू इक्वल कंपोनेंट, यानी कि दो इसके इक्वल कंपोनेंट हैं ये वाले, समझिए ध्यान से। एक में आपने H2 भर दी है, एक में आपने O2 भर दी है।
ईच एट 1 एटमॉस्फेयर, इसका भी 1 atm प्रेशर है और इसका भी 1 atm प्रेशर है। इफ द वॉल सेपरेटिंग द कंपोनेंट इज रिमूव्ड, अगर इसको हटा दिया जाए बीच वाली वॉल को, तो प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों अंडर सेम प्रेशर हैं, विल रिमेन अनचेंज्ड इन ए एंड बी। समझ में आया? समझ में आया? टोटल प्रेशर दोनों के बराबर ही रहेगा। जी बिल्कुल सही, राइट राजकुमार। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। शाबाश, वेरी गुड, सही है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ना? क्वेश्चन बताइए प्रीति, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कुछ नहीं? शिवांगी, ममता, सोनकर जी, बताइए। आप लोग सब कुछ बताइए ना, तभी तो हम आगे भी पढ़ाएं, मजा आए हमें भी। भाई टीचर को भी तो कुछ बताए, आप भी तो कुछ बोलिए, तभी तो हमें आनंद आएगा। जी ठीक है। 34 वाले में 4 रबर ट्यूब्स आर रिस्पेक्टिवली फिल्ड विद H2O2 N2 helium ट्यूब which with the rain flatted first is, बताइए। यानी कि कौन सी पहले जो है सुकड़ जाएगी? क्वेश्चन की हर हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट मतलब समझ नहीं पाया, ये बता रहे हो आप? चलिए मैं बताता हूँ आपको। 34 वाले में देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किसका ज़्यादा होगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 4 रबर ट्यूब्स हैं रिस्पेक्टिवली फिल्ड विद H2, एक में H2 डाली गई। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको मंजीत। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मैं आपको पहले ये बताऊं, पहले आप थोड़ा सा मतलब जो है टाइपिंग कम करिए, कंसंट्रेशन मेरी बने। जब कंसंट्रेशन बनेगी तो फिर हम लोग आपसे आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है? हाँ जी, अब रुक जाइए थोड़ा सा। देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 4 रबर ट्यूब्स आर रिस्पेक्टिवली, एक ये रबर ट्यूब है हमारे पास, थोड़ा सा रुकिए। रबर ट्यूब है, एक रबर ट्यूब ये है, गुब्बारा मान लेते हैं थोड़ी देर से। एक रबर ट्यूब आपकी ये है, एक रबर ट्यूब आपकी ये है। एक में हाइड्रोजन गैस भर दी, एक में आपने O2 भर दी, एक में आपने नियॉन नाइट्रोजन भर दी और एक में आपने हीलियम भर दी, ठीक है, H2 और हीलियम भरी। द ट्यूब विच विल रेन फ्लेटेड का मतलब मोटा हो जाना, फूल जाना। सुकड़ी हुई होंगी, फूल जाएंगी, फूल जाना, ठीक है। फर्स्ट, पहले कौन सी फूलेगी? अब आप सिंपल सी बात बताइए, पहले जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जो डिफ्यूज बढ़िया से होगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है जो ज्यादा भागेगी इधर उधर। अब जब गैस ज्यादा इधर उधर भागेगी तो इसका मतलब हुआ कि भागेगी कौन? जिसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो अगर हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर कम होगा। हीलियम तो एक्चुअल में है ही नोबल गैस, जो लाइट गैस होगी, हल्की होगी। लेकिन हल्की में भी कंडीशन यहाँ पर एक है कि ये H2 है और ये मोनो एटॉमिक है, ये डाई एटॉमिक है, इनमें भी कंफ्यूजन बनेगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 34 वाले में नहीं, हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो मैक्सिमम आता है, लाइट वेट नहीं है। ममता सोनकर आप आंसर सही दे रही हैं, हाइड्रोजन ही होगा। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, नहीं बेटा, हीलियम तो मोनो एटॉमिक गैस है। वो आपकी बात मैं जान रहा हूँ, समझ रहे हैं। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहता है, मोलर मास ज्यादा होता है, मोलर मास ज्यादा है, मोर है। हाइड्रोजन का मोलर मास कम है, मोलर मास इसका कम है, ठीक है? समझिए बात को ध्यान से।
जल्दीबाजी मत करिए, तो पगला मत जाइए आप एकदम से। इसका होता है 2He4 और इसका होता है 1H1। समझ गए बात? नहीं, अधिकतर लोग हीलियम लगा करके ही आएंगे, लेकिन हीलियम नहीं है, यहां मोलर मास भी देखिए ना आप। हाँ राजकुमार, आपने बिल्कुल सही लिख दिया है, बिल्कुल सही। मॉलिक्यूलर मास, तो यार टायर फटेगा भी तो हाइड्रोजन में पहले ही फटेगा भाई। जब ज्यादा फूलेगी तो फटेगा भी तो पहले ही यार। प्रभांशु, तो टायर फटेगा किस में पहले? तो हाइड्रोजन में ही फटता है पहले। और दूसरी बात है, हाइड्रोजन की खास बात ये भी बता देते हैं आपको कि वो इनफ्लेमेबल गैस भी मानी जाती है, इसलिए पहले तो प्रेशर से फटेगा, बाद में गर्मी से फट जाएगा। यहू जान लो आप अच्छी तरीके से। समझ में आ गया? चलिए 35 वाला, 35 है, बॉयल्स लॉ में बी एक्सप्रेस्ड। अब बॉयल्स लॉ पीबी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, पीबी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, तो बताइए पीबी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहां पर बन रहा है? अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो कर दें, तो यहाँ पर डी पी अपॉन डी बी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए? डी पी अपॉन वी सही है। अगर हम देखें तो माइनस पी भी कर दें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है यही आएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसमें, और के अपॉन वी स्क्वायर, ठीक यही आएगा। बी, बी बिल्कुल सही, नाइस। ये क्वेश्चन ट्विस्टेड है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम लोग कराते हैं, आपको ये भी बताएं। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मीन, डेरिवेशन कैसे कैंसिल हो सकता है? समझ नहीं पाया मैं आपकी बात, बहुत बहुत। डेरिवेशन कैंसिल कैसे हो सकता है, ये क्या लिखा आपने? समझ नहीं पाया मैं। 36 वाले का आंसर आपने दिया है सी, लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ। मैंने बताया था ना, बताओ लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ मैंने कहा है? हाइड्रोजन का होगा। डिफरेंशियल मैंने कैंसिल कहाँ किया है इसमें? देखो कैंसिल मैंने किया ही नहीं है, मैंने कैंसिल आउट नहीं किया है, मैंने ये बताया कि यहाँ पर साइन चेंज करके मैंने लाया। डिफरेंशियल कैंसिल कहाँ मैंने किया? कैंसिल किया होता तो जीरो कर देता मैं। 36 पर आ जाइए। हाइड्रोजन गैस, लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि आप जानते हो कि डायमीटर 1 अपॉन, अब यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, आर का स्क्वायर कर दीजिए आप। तो साइज किसी भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, मतलब जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ है, वो साइज पर डिपेंड करता है। आपको बताया था ना, साइज, अगर साइज मॉलिक्यूल का बड़ा होगा तो मीन फ्री पाथ छोटा हो जाएगा, अगर साइज छोटा होगा तो मीन फ्री पाथ बड़ा हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर सी मिलेगा। ठीक है, 37 पर चले आइए। अ फ्लास्क फिल्ड विद CCl4 was weighted at a temperature and pressure. The flask was then filled with oxygen at 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 the same temperature and pressure. The mass of CCl4 vapors would be about,
एक ही बात है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर करो या डी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, एक ही बात, रिजल्ट एक ही आएगा प्रवांशु, समझ लो भाई। 37 वाले पर चले आइए। यहाँ पर कह रहा है कि ये बताइए, अ फ्लास्क फिल्ड विद CCl4 was weighted at a temperature and pressure. A flask was filled with oxygen. अगर फ्लास्क को ऑक्सीजन से फिल्ड कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर, प्रेशर सब ये कांस्टेंट हो गया। द मास ऑफ CCl4 वुड बी अबाउट, तो सब कुछ कांस्टेंट हो गया तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 और CCl4 का हो जाता है कार्बन का 12 और 13। बताओ भाई, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। वेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के, तो 16 और यहाँ पर आ गया 71। देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर निकालने जरा, एक मिनट रुक जाइए आप। कोई बात नहीं, आप जल्दी में निकाल रहे हैं, मैं थोड़ा स्लो निकाल पाऊंगा। CL4 यानी कि आपका हो गया 71 मल्टीप्लाइड बाई 4, 284 प्लस 12, 296। अगर इसको भाग कर दो 5 से, 16 से, तो ये हो गया 18.5, सही है लगभग। और अगर 5 से कर दो तब क्या आएगा, 1895, ठीक है, 154D सही है। तो यानी कि अगर 5 टाइम्स हैवी एज ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आप 32 से मल्टीप्लाई करो 5 की, तो लगभग आंसर जी वही वही आ रहा है, लगभग सेम आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आएगा, 5 गुना 32 का लमसम वही आंसर बैठेगा जाकर के जी। ठीक है, 5 टाइम्स एज हैवी एज ऑक्सीजन, जी ठीक है। ठीक है, लगभग वही आ रहा है, 154 के आसपास आएगा और वो 160 के आसपास माना जाएगा। अ रियल गैस मोस्ट क्लोजली अप्रोचेज बिहेवियर ऑफ द आइडियल गैस, ये क्वेश्चन अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए 38 वाले का जवाब दीजिए, 38 वाले का। ठीक, अ रियल गैस मोस्ट क्लोजली अप्रोचेज टू द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, सॉरी, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि सी ऑप्शन, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, याद रखो, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, याद रहेगा ना क्वेश्चन, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ मजा आया कुछ, क्लास जबरदस्त लग रही नहीं यार, बताओ तो कम से कम। 39 वाले पर चले आते हैं। विच फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिक्विफेक्शन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? कूलम्बिक फोर्स, तो भाई कूलम्बिक तो कतई मैं मानने को तैयार नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं इसमें संभव है, नन डाइपोल फोर्स एंड वैंडरवाल्स, बी ऑप्शन आएगा इसमें, जी बी ऑप्शन आएगा। बहुत ही जबरदस्त क्लास है भाई साहब, ये क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे, ये केवल आपको जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हल्की वाली तो मिलेगी, जो टॉप क्लास की क्वेश्चन है वो आपको जल्दी नहीं कराते हैं लोग। 40 वाले का जवाब दीजिए, डिवाइसेस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द गैसेस प्रेशर, तो ये तो आपको पता ही होगा कौन सा डिवाइस यूज होता है, मैनोमीटर यूज होता है ना, मैनोमीटर, चलो ठीक, शाबाश, मैनोमीटर लगा लो।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पर चले आते हैं। अब बैरोमीटर तो प्रेशर भी नापते हैं, हाँ ठीक है राजकुमार, लेकिन बैरोमीटर ऑप्शन नहीं दिया है। ये देखो मैंने क्वेश्चन बताया था 41 वाला, 41 वाला मैंने बताया था, बताइए 41। 8.314 एसआई यूनिट में तो ये है ना, बी ऑप्शन है, मैंने अभी बताया था, जूल पर केल्विन पर मोल एसआई यूनिट में ही है, बताया था नहीं आपको, बताओ यार, अभी बताया था मैंने आपको। 42 वाले पर चले आइए, 42। Two substances with the same reduced pressure and the same reduced temperature will have the same reduced volume. This is called, जी बताएं। Law of corresponding state, very good, nice. Law of corresponding states. Gases equation PV is equal to nRT obeys both none, बताइए, ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, 43 वाला आप बताइए। ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस, ओनली एडियाबेटिक प्रोसेस, बताइए 43। दोनों कंडीशन पर जगमोहन जी अलाउ होती है, एक पर नहीं होती है। यहाँ टेम्परेचर की बात नहीं की गई सोनकर, अनमोल यादव, ओनली आइसोथर्मल पर काम करती ना, ये हर इट ओवेज आइडियल गैस इक्वेशन ओवेज ऑल द कंडीशंस ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, हर कंडीशन पर फॉलो होती है, तभी तो वो आइडियल है, ये तभी वो आइडियल है, अगर कंडीशन लग गई तो फिर आइडियल कहाँ हो जाएगी। ये आइसोथर्मल पर भी काम करती है और एडियाबेटिक पर भी काम करती है भाई साहब, तभी वो आइडियल है, नहीं तो आइडियल बनेगी ही नहीं। जगमोहन जी बताइए, आप हाँ करिए ना करिए, कुछ तो बोलिए। दोनों को ओबे करती है ये, तभी वो आइडियल है, नहीं तो वो आइडियल नहीं हो पाएगी। गैस का इस क्वेश्चन को समझने की आप पूरी कोशिश किया करिए। ठीक है ना जी। समझ में आया। मार्स गैस का फार्मूला मंजीत मीथेन होता है यार, बताइए 44 में बताइए। चवालीस का बी बताया, विच गैस कंटेन लार्जर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, मार्स गैस मीथेन है। पॉजिन गैस अभी आपने मुझे बताई थी, जी बताइए 44 वाले का जवाब बताइए। मोर इज द नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो मोर मॉलिक्यूल होंगे, तो मोल निकाल दीजिए यहाँ पर 4/18 कर दो, यहाँ पर 2/16 कर दो, यहाँ पर 4/18
PCl5 फास्फोरस हो गया आपका 31 और 31 PCl5 का कितना हो जाएगा बताओ यार। PCl5 का हो जाएगा फास्फोरस का 31 प्लस कर दो 35.5 हो गया, रुक जाओ, 35.5 इंटू 5 प्लस आपका हो गया 31, एक 208 हो गया, 208.5 हो गया। तो अब आप जोड़ लो यहाँ 12, 16 और 12 28, 28 और 71, 28 प्लस 71 हो गया आपका 35 दूनी 70 71 99 हो गया। तो ये आपका 2/99 हो गया। जी अब आप बताइए। सबसे कम कहाँ आ रहा है 44 वाले में? नंबर ऑफ मोल ज्यादा कहाँ आ रहे हैं? ए में आ रहे हैं। जी विच विच गैस कंटेन्स लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ए आ रहा है ना जी। 44 का सही है। मोर इज द नंबर ऑफ मोल्स, मोर विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात, जहां मोल ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। पैंतालीसवां बताइए राजकुमार, 45वां। इफ एयर कंटेन्स N2 एंड O2 इन द वॉल्यूम, रेशियो है आपका 4:1, द एवरेज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेपर डेंसिटी मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 2 इंटू मॉलिकुलर मास होता है। मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। बता रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ मॉलिकुलर वेट सैंपल का कितना है निकालना पड़ेगा हमें। सैंपल का मॉलिकुलर वेट जो है, इफ द एयर N2 और O2 दो दे रखी हैं, तो N2 हो गया आपका, O2 वॉल्यूम रेशियो भी दिया हुआ है। तो अगर हम N2 एंड O2, N2 का हो गया आपका 14, है ना, 14 दूनी 28, तो यहाँ पर 28 लेना पड़ेगा, 14 दूनी 28। तो ये 28 इंटू, हाँ रुक जाइए, 28 इंटू हो गया 4 प्लस 32 इंटू हो गया 1 डिवाइडेड बाई हो जाता है, मॉलिक्यूल टोटल हुए 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। अब ये जोड़ो कितना आ रहा है, जोड़िए जरा। 28 मेरे पास कैलकुलेटर में से जोड़ा, 28 इंटू 4 112 हो गया, 112 प्लस 32/5, 112 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 28.8 आ गया, 28.8 आ गया। ये समझ में आई बात नहीं? अब 28.8 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये आपका 14.4 आ रहा है, यानी सी ऑप्शन आएगा। ठीक है मनु, समझ में आ गया? मनु समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? बताइए जल्दी से। ठीक है, हाँ ठीक है, मान लेते हैं। 46 वाले का राजकुमार आपने निकाला है, आपको बताने की कोशिश करूंगा। पी वी इज इक्वल टू W/MRT लगा दीजिए, W/MRT, तो M निकाल दीजिए उसी हिसाब से। तो ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 46 वाला 28 के अप्रॉक्स आ रहा है। चलिए आपकी बात मैंने मान ली है। सभी लोग इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे मैं बता दे रहा हूँ। वो फार्मूला लगा करके राजकुमार जी ने आंसर निकाल दिया है।
मैंने उन्हीं के आंसर को मान लिया है। अब आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये फार्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो पीवी इज इक्वल टू हो गया आपका डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है मॉलिकुलर मास। तो एम ऊपर ले आते हैं, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन पी वी। इन वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको मोलर मास निकल आएगा, जो इन्होंने बताया सर अप्रॉक्सीमेट 28 आ रहा है। तो अंकुर जौहरी आप भी कैलकुलेट करके हमें बताइएगा। 47 में चले आइए, आंसर 28 ही होगा, वो दिख ही रहा है साफ, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा एक बार। चलिए 47 48 बताइए, दोनों क्वेश्चन बताइए। विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल एज 16 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। 16 बटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 16 बटे हो जाता है आपका 32, मतलब हो गया ये आपका 1/2 0.5 मोल हो गया, और 0.5 मोल, और यहाँ पर आपका ओजोन है, तो ये 16/48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा, सॉरी 32 33 टाइम्स हो जाएगा, 32 इंटू 16 दूनी, सॉरी सही तो है 16 होता है ना, 16 48 होगा, ठीक है, ये 48 हो गया, और आपका ये 32 बटे, ये आपका 32 और 32 64 हो गया। कौन सा आंसर आएगा, 48 ग्राम SO2। ये तो आपकी 1/2 आ रही है, SO2 ही आएगी, ठीक है, 1/2 ये भी आ रही है, ठीक बिल्कुल सही, 1/2 दोनों ही आ रही है ना, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। ये भी 1/2 और ये भी 1/2, समझ गए। At 27 degree Celsius, the ratio of root mean square speed of the ozone to oxygen is, बताइए। भाई ओजोन और ऑक्सीजन का निकालना है आपको, तो VO2 ओजोन का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, O3 कर लो, और VO2 दोनों का मोलर मास का रेशियो फर्क पड़ जाएगा, 48 में का सी आ रहा है, सी आ रहा है, चलो 2/3 आ रहा है, ये सब बता रहे हैं 2/3, चलिए निकाल लेते हैं एक बार, सही रहेगा। देखो, अगर आपने देखा है कि √3RT/m होता है, 3RT/m, ये दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन दोनों का रेसिप्रोकल चलेगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब हो गया m ऑक्सीजन का ऊपर आ जाएगा और m जो है ओजोन का नीचे आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है O3/VO2। समझिए बेटा, निकाल लेते हैं। MO2 का हो जाता है आपका 32 मॉलिकुलर मास, और नीचे आ जाता है 48, तो ये आपका हो गया 16 दूनी 32, 16 3 48, 2/3 आ गया। भूमि सही है ना, क्वेश्चन बढ़िया है, समझ में आया कुछ। चलिए, क्वेश्चन बहुत दमदार है ये, 50 तक चलेंगे हम लोग, 49 और 50 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल वेसल्स। ए कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ द इथेन, मतलब ए के अंदर क्या है, 15 ग्राम C2H6 है, ठीक है। एंड बी कंटेन्स 75 ग्राम, बी जो है वो 75 ग्राम, यहाँ पर कोई गैस X2 है। द वेपर डेंसिटी ऑफ X2 निकालनी है, तो आपको करना क्या होगा, पहले आपको पता करना है कि P1 B1 इज इक्वल टू W1/RT वाला लगा के फार्मूला कैलकुलेट कर दो, आपको मॉलिकुलर मास पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली, तो वेपर डेंसिटी निकाल ही लोगे, बाद में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। चलो पहले मॉलिकुलर मास निकालते हैं, पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा। अब मोलर मास के लिए
सिंपल सा फार्मूला लगा दो। कौन सा लगाएं? 2 है ना, तो P1 B1 इज इक्वल टू W1 अपॉन, पहले के लिए क्या लेते हैं हम लोग, 15 ग्राम ऑफ इथेन, इथेन का 30 होता है और ऊपर हमें 15 ग्राम रखना पड़ेगा, अभी रख लेंगे। चलो 15 ग्राम रख ही लेते हैं W1 की जगह, कोई दिक्कत है ही नहीं। बाद में क्या करें, अभी रख लेते हैं, 15 ग्राम रख लिया हमने, 15 ग्राम, और यहाँ पर आपका RT हो ही गया। इसी तरीके से आपका P2 B2 चलाएं, P2 B2 इज इक्वल टू हो गया आपका W2 X2 है, 75 ग्राम दिया है, बी वेसल कंटेन्स 75 ग्राम, तो यहाँ 75 रख लेते हैं। चलो यहाँ 75 ग्राम रख लेते हैं। भाई देखो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है, आप इसके लिए परेशान ना होइए क्योंकि हम स्लो आदमी हैं। 75 हो गया, और नीचे आपका मोलर मास M निकालना ही है, यहाँ पता ही नहीं है, और RT से है, ये सब कैंसिल आउट कर दो, कुछ मत करो। 15 ये आपका 1/2 हो गया, तो 75 दूनी 150, तो इसका मतलब 75 आ जाएगा जी। सीधा सीधा है, 75 दूनी 150 तो आधा ही रह जाएगा ना भाई। मोलर मास आएगा आपका, मोलर मास आएगा आपका 150, 75 दूनी 150 साफ दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई करना ही है। तो अब इसका डेंसिटी क्या होगी, तो मोलर मास को 2 से डिवाइड कर दो, तो 150/2 बात आ गई, 75 आ गई। समझ गए ना मंजीत? चलो आज का आखिरी क्वेश्चन आप बता दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 50 वाला। आज का आखिरी क्वेश्चन बताइए 50 वाला। थक गए बहुत, मुंह सूख गया है पूरी तरीके से, बोल नहीं मिल रहा है। चलिए लगातार क्लास हो गई ना, बीच में ब्रेक नहीं दिया ना। 50 वाले पर चलिए। अगर हम लोग अभी देखे थे प्रेशर 3PV/RT वाला फार्मूला लगाया था, तो 3P/डेंसिटी भी तो लगा सकते थे। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, अंडर रूट में ले आइए 3, और यहाँ पर प्रेशर कितना है 1.3 है, तो यहाँ पर आपका 1.2 इंटू 10⁵ रख दो, और नीचे आप जो है डेंसिटी कितनी रखी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस और डेंसिटी 4, तो यहाँ 4 रख दो। सॉल्व कर लीजिए जगमोहन जी, कितना आ रहा है? सॉल्व करके बताइए। 12×3 36 और 4×9 36, 9 आ गया, तो 9 का मतलब 3 आ गया, तो 3 इंटू 10⁻, यहाँ आ गया 4 कर दो तो 2 आ जाएगा। तो जगमोहन जी आंसर फिलहाल मेरे हिसाब से ये आ रहा है, बी। ठीक है साहब, क्लास कैसी लगी मेरी? ये वाली 50 क्वेश्चन की सुपर क्लास आपको जरूर आनंदित करेगी, और कल हम करेंगे मॉडल पेपर, और अपना GIC वाले में नया पाठ पढ़ाएंगे, इधर कर लगाएंगे हम लोग मॉडल पेपर। इज इट क्लियर? ओके, गुड नाइट, टेक केयर।